हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत शानदार हो गए आप लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेंसुरेशन 3D में हम स्फीयर, हेमीस्फीयर, प्रिज्म एंड पिरामिड कवर करेंगे। हमने लास्ट संडे को जहां तक कवर किया था उसके आगे का ही सेशन आज हम कंटिन्यू करेंगे विदाउट इवन वेस्टिंग टाइम, क्योंकि भैया बहुत सारी चीजें अब एग्जामिनेशन आपके सर पे, बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। उन अपडेट्स के बारे में भी आपसे बात करूंगा। अगर आपको कोई डाउट है भैया क्या है फिक्स एंड फ्लोट सिस्टम, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या पोस्टपोन होगा नहीं होगा, तो पहली बात बता दे, डोंट इवन थिंक ऑफ कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। अपने टाइम से करिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल भी जाएगा तो आप सबके लिए बेहतर होगा। आप पुराने कैलेंडर के हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिक्स एंड फ्लोट सिस्टम इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय एसएससी। रीजन बीइंग कि भैया पहले बहुत सारी सीटें हर बार खाली रह जाती थी, क्योंकि एक बंदा सीजीएल भी भरता है, सीएचएसएल भी भरता है, सीपीओ भी भरता है, एमटीएस भी भर रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस भी भर रहा है, तो इनमें से एक ही ज्वाइन करेगा, बाकी चार तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ऐसा ही होता है। या हो सकता है दो ज्वाइन कर ले, एक को ज्वाइन किया तब तक दूसरे की ज्वाइनिंग आ गई, वो बेटर थी तो दूसरे को ज्वाइन कर लिया तो एक को छोड़ा। तो यहाँ पर फिक्स एंड फ्लोट सिस्टम में ये चीजें थोड़ी सी कम हो जाएंगी, जो सीटें खाली रह जा रही हैं वो शायद थोड़ी सी कम हो जाएंगी, तो एक बेहतर स्टेप है। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते और शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 50 तक किया था, तो आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड्स करेंगे। जहां पर आपको डाउट आएगा आप डेफिनेटली पूछिएगा। मैं हर सेशन में कहता हूं कि भाई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 21 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के फ्रस्टम के दो वृत्ताकार फलकों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर क्यूब में इसका आयतन कितना होगा। अब देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फ्रस्टम का। हमने लास्ट सेशन में फ्रस्टम को डिस्कस किया था। क्या होता है, अगर किसी को बिल्कुल नहीं आइडिया तो मैं सबसे पहले फ्रस्टम का एक थोड़ा सा आइडिया आपको दे दे रहा हूं। ये आकृति क्या हुई, फ्रस्टम हो गई। यहां पर आपको ये रेडियस कितना कह रहा है, ये रेडियस आपसे कह रहा है 3 सेंटीमीटर और ये रेडियस कितना कह रहा है 5 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि भैया और इसका 21 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब ये जो हाइट आपको दे रखी है ये कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3, पाई की वैल्यू मुझे रखनी है तो 22/7। उसके बाद आर स्क्वायर दैट मीन्स 9, प्लस में आर स्क्वायर दैट मीन्स 25, प्लस में आर इंटू में आर दैट मीन्स की 15, ये आ गया। और अभी तक आपने हाइट नहीं कंसीडर किया है तो दैट इज नथिंग बट 21, तो ये आ जाएगी आपके पास 21। देखो 21 से और ये वैल्यू तो आपकी ऐसे ही कट गई। कुल मिला के आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां से मुझे दिख रहा है कि 11 से कटेगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, हो सकता है देयर आर मल्टीपल ऑप्शन बट वी कैन चेक। 7 1 8 और 8 में से शून्य का ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। 5 1 6 ये नहीं हो सकता, बात खत्म हो गया। 2 1 3 ये नहीं हो सकता, बात आपका खत्म हो गया। 2 1 3 ये नहीं हो सकता, तो आंसर तो एग्जाम में बस इतना देख के भी कर सकते हो। अब देख लो भैया 25 15 40 9 49, तो 22 गुणे में 49 आपके पास बनेगा। देखो यूनिट डिजिट से भी दो ऑप्शन तो वैसे डिस्काउंट हो गए थे, बाकी के दो ऑप्शन ही आपको करने थे। 22 गुणे 9 198 का 8 होता है, कैरी ऑन 19 होता है। और 22 गुणे 4 88 10 98, 98 10 8 माइनस 107, तो 1078। तो आपको अगर बार बार आप डिविजिबिलिटी और इन सब की हेल्प लोगे तो आपका काफी समय एग्जामिनेशन में बचता है। ये क्वेश्चन बेहद आसान था, कोई डाउट आपको इस प्रश्न में नहीं होना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा रफ्तार पे बैठा हूं, रीजन बीइंग कि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 2 सेशंस जिसमें हमने बेसिक के पार्ट को कवर कर रखा है। तो यहां पर प्रायोरिटी होगी कि आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस इस पे करा दिए जाएं। बट फिर भी अगर कोई डाउट आता है डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट क्लासेस में या रील्स के माध्यम से आपके डाउट्स को डेफिनेटली टैकल करूंगा। हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं एक जलाशय किसी लंबवर्तीय शंकु के फ्रस्टम के आकार का है, इसके वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 4 और 8 मीटर है, इसकी गहराई 7 मीटर है, यह कितने किलोलीटर पानी ले सकता है। अब देखो जबरदस्ती आपको जलाशय और ये सब कंफ्यूज किया गया है। अल्टीमेटली एक फ्रस्टम है और फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना होता है 1/3, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, रेडियस आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं 4 और 8, तो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 और 8 इंटू में 4 ये कितना आ जाएगा 32, और इंटू में h तो क्या कह रहे हैं साहब इसकी गहराई है 7 मीटर, तो ये आ जाएगा आपके पास 7। ये और ये तो कट जाएगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। 64 और 32 होता है 96, 96 10 106, अगर 96 में 10 जोड़ेंगे 106 और 6 112, तो 22 इंटू में 112 बटे में 3, ये वैल्यू आपके पास बनेगी।
और ये वैल्यू किस में बनेगी, तो देखो दोस्त ये मीटर क्यूब में बनेगी। अब 1 मीटर क्यूब ही 1 किलोलीटर के बराबर आपका हो जाएगा। ये बात एकदम क्लियर है, उठा के आप कैलकुलेट यहां से कर सकते हैं। 22 गुणे 2 44 का 4 लास्ट में, अच्छा चलो पूरा ही करना पड़ेगा। 22 गुणे 2 44 का 4 कैरी ऑन 4, 22 एकम 22 4 26 का 6 कैरी ऑन 2, 22 एकम 22 2 24। ये आपके पास आ जाएगा 3 8 24, 3 2 6, 3 एकम 3 और ये 821.3। यही आपका आंसर यहां से आ रहा होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन था, आपको बेसिक यूनिट कन्वर्जन बस पता होना चाहिए। क्वेश्चन वाज वेरी इजी, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज। अब मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या क्या है जल्दी से देखते हैं। अब ये कह रहे हैं शंकु के आकार के मंदिर के शीर्ष की तिरछी ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट आपको 11 मीटर और बेस का रेडियस आपको 10 मीटर कह रहे हैं। कह रहे हैं इसे पेंट कराने की अनुमानित लागत 7 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कराने की कुल लागत क्या होगी। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कोन में क्या होता है, पाई आर एल। आपको यहाँ पे रेडियस दे रखा है, वो भी दे रखा है, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा 22/7 पाई। देखो आपको रेडियस कितना दे रखा है, तो कह रहा है आधार का रेडियस है 10 मीटर, तो इनटू में 10, और स्लैंट हाइट आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी है इनटू 11, तो ये कितना आ जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। सिंपल सी बात है। अब देखो क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि 7 रुपए पर मीटर के स्क्वायर से इसको पेंट करने की लागत, यानी कि अगर आप इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। अच्छी चीज क्या हो गई, यहां से ये बात आपकी यहां पर आ गई। कुल मिला के आपके आंसर की यूनिट डिजिट 0 होगी, जो मुझे दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब डिविजिबिलिटी से बेहतर है डायरेक्ट आप कर लीजिए। 11 गुणे 2 22 का 2 कैरी ऑन लास्ट में 20 आएगा। अभी देख लो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, आंसर तो आपका आ चुका है, बस बात खत्म। देख लो 11 गुणे 2 22 का 2 कैरी ऑन 2, 11 दूना 22 2 24, तो 242 और ये यहां से 0, 2420 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम आसान सा प्रश्न था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 54। अब ये कह रहे हैं दशमलव के 2 स्थानों तक सही करते हुए सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बताओ जिसे 3.5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटकर निकाला जा सकता है। मतलब आपको एक क्यूब के अंदर से एक कोन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर बनाता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये रहा अपने पास एक क्यूब, ये क्या रहा अपने पास एक क्यूब, और आपसे ये कह रहे हैं कि इस क्यूब के अंदर से क्या मुझे निकालना है, इस क्यूब के अंदर से मुझे एक कोन निकालना है। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ और यहाँ पर एक कोन का फॉर्मेशन यहाँ पे जल्दी से हम करते हैं। मान लीजिए कि ये रहा, और अगर मैं कोन लेके जाऊंगा ना तो ये कुछ ऐसा ही तो हमारे पास बनेगा, कुछ ऐसा ही बन रहा होगा कोन। एक एज्यूम कर लीजिए कुछ इसी टाइप से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये कोन हमारे पास बन जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब जरा देखो अब क्या कह रहा है यहाँ पर, अब जरा देखिएगा। अब ये कह रहा है कि भैया ये जो इसकी साइड है ये 3.5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काट कर निकाला गया। इसकी साइड कितनी है, 7/2, ये आ जाएगी घन की साइड, आपसे यही कह रहा है। अब ये कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात करो, यानी कि सबसे पहले तो इसका आप रेडियस फाइंड आउट करो। अब देख लो आपको ये देख के एक बात तो समझ आ रही होगी कि जो इसकी हाइट होगी विच इज 7/2, 3.5 का मतलब कितना हुआ, 7/2। हाइट जो इसकी हाइट होगी वही कोन की हाइट होगी, लेकिन जो रेडियस होगा वो क्या होगा, आधा होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये क्यूब है तो क्यूब का बेस एक स्क्वायर होगा, और स्क्वायर में इन सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो साइड का आधा हो जाएगा। इसका आधा करोगे कितना आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 7/4। अब कह रहे हैं उसका वॉल्यूम बता दो, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, और देखो आर स्क्वायर, तो ये तो इसका रेडियस, ये तो इसकी साइड है। अगर आप इसका रेडियस निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 7/4, यानी कि इसकी आधी आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इनटू में 7/4, इनटू में 7/4 और इनटू में 7/2, जो कि h हमारा किसके बराबर होगा, जो इसकी भुजा होगी उसके बराबर होगा। बस इतना ही मुझे समझना था। 7 से आपके पास 7 कैंसिल आउट हो गया, डेसिमल में तो जा रहा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है। 2 से आपके पास कितना आ गया, 11 आ गया। अब कुछ भी अपने पास नहीं कट रहा है, तो ये आ जाएगा 11 इनटू में 49 डिवाइडेड बाई 8। अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो अच्छा डिवाइडेड बाई 3 भी है ये, अच्छा ये 3 भी है आपके पास, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में। अब जरा कैलकुलेशन सही करते हैं। ये यहाँ पर कितना बन रहा है, 16 बन रहा है, तो
तो ये आ जाएगा 16 तिया 48, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। तो 11 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर मुझे दिख रहा है, तो मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब आराम से आ चुका है। देखो मैंने क्या किया, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन की हेल्प ले लूं, तो अगर ये 48 होता ऊपर की वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाती, तो यहां से सिर्फ 11 बचता। ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो मतलब 11 में बस थोड़ा सा कुछ मल्टीप्लाई करना है मुझे, सबसे नियरेस्ट ऑप्शन, क्योंकि बहुत नियरेस्ट वैल्यू है, आई विल गो विद दिस वैल्यू, दिस मस्ट बी द आंसर। आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा कैलकुलेशन था, किसी तरह की कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज इजी, हियर इट इज क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शंक्वाकार तंबू में कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी जिसके आधार की त्रिज्या 21 मीटर और ऊंचाई 28 मीटर है। देखो सबसे पहले एक बात समझो कि मैं शंक्वाकार तंबू बना रहा हूं, तो मैं निकालूंगा क्या, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। तो देखो अगर आप तंबू बना रहे हो यानी कि बेस में कुछ नहीं लगाओगे, बेस में अगर कुछ नहीं लगाओगे इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। अब अगर आप कभी भी कपड़ा लेने जाओ, आप किसी भी शॉप पे गए हो, देखो कपड़ा दो ही तरीके से लपेटा जाता है, या तो एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड होता है जिसके चारों तरफ लपेटा जाता है, या तो फिर वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, मतलब एक स्टिक के चारों तरफ लपेटा जाता है। लेकिन कैसा भी हो, अगर आप उसको ओपन करोगे तो एक रेक्टेंगुलर शीट ही आपकी बनती है। तो यहां पर इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, उसका एरिया उस रेक्टेंगुलर शीट के या रेक्टेंगुलर क्लॉथ की शीट के एरिया के बराबर होगा। दिस इज द सिंपल लॉजिक। अब मैं लगाता हूं, देखो कितना बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7। रेडियस अपने को कितना कह रहा है, 21। अब देखो यहां पर आपके पास पाई आर स्क्वायर गलती से निकला, पाई आर एल होगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। अपने को हाइट दे रखी है, तो क्या चाहिए, स्लैंट हाइट। जरा जल्दी से बनाता हूं मैं, देख लो। अगर ये मेरे पास क्या है, एक आपके पास कोन है, और यहां पर ये कितना कह रहा है, यहां पर ये कह रहा है कि भैया ये कितना है 21, ये कितना है 28, तो एल कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो 21, 28, 35 एक तो ट्रिपलेट होता है, अगर नहीं पता है तो 7 इंटू 3, 7 इंटू 4, और 3, 4, 5 होता है ट्रिपलेट। तो ये अगर 7 इंटू 3 है, ये 7 इंटू 4 है, तो वो कितना आ जाएगा 7 इंटू 5, यानी कि अपने पास एल कितनी आ गई, 35। आप कोई भी रेशियो 3, 4, 5 ट्रिपलेट है, इसके जितने भी मल्टीपल होंगे, यानी 2 का गुणा कर दो सब में, 3 का, 4 का, 5 का एंड सो ऑन, वो सारे के सारे आपको ट्रिपलेट ही मिलेंगे। तो ये आ गया अपने पास, स्लैंट हाइट कितनी आ गई, 35। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये बात जरा समझना। तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास आ गया पाई आर एल, और ये बराबर आ जाएगा 5 है इसकी ब्रेड्थ, और एल आपसे पूछी गई। 5 से काट दीजिए, 7 टाइम्स 7 से ये चला जाएगा, 22 गुणे 21, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 22 से कम 22 का 2 कैरी ऑन 2, 22 दूना 44, 2 46, 462 बराबर आ जाएगा एल के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 462 मीटर इज द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लॉथ। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहे हैं, जरा जल्दी से देखते हैं। 14 मीटर आधार का व्यास, देखिए हमेशा डायमीटर और रेडियस में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो जब भी क्वेश्चन करिए हमेशा देख लीजिए कि भैया ये डायमीटर आपको दे रखा है, तो अब हमें आधा करना है अगर जरूरत पड़ेगी। और 9 मीटर की तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट वाले किसी शंक्वाकार टेंट को बनाने के लिए 2 मीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता, कितने मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी यदि अपव्यय को नगण्य मान लिया जाए। सेम एज लास्ट क्वेश्चन, कर लोगे नहीं कर लोगे, आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, यहाँ पर पाई आर एल निकालना है बराबर, और ये मुझे 2 इंटू जो कुछ भी दे रखा है वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। सेम एज लास्ट क्वेश्चन, कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है, तो वी कैन लीव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये आप लोग करिएगा, क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन देखता हूं, हियर इट इज। अब देखो स्फीयर, स्फीयर के बारे में क्या क्या है, मैं सबसे पहले आपको क्विक एक बता बस जल्दी से दे रहा हूं कि स्फीयर में क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए यहीं पर। अब देखो स्फीयर, अगर ये एक आकृति है और ये स्फीयर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम, कोई डाउट नहीं होगा। और देखो स्फीयर में टॉप और बॉटम जैसी कोई चीज नहीं होती, स्फीयर तो एक जैसे बॉल है, तो क्या टॉप और क्या बॉटम, सब कुछ तो सारी सरफेस तो वैसी है। तो कुल मिलाकर इसका सरफेस एरिया ही इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, उसको अलग से कुछ मेंशन नहीं किया था। तो वो कितना हो जाएगा, तो यहां पर अगर मैं इसका सरफेस एरिया की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो आगे स्फीयर, स्फीयर में ज्यादा कोई फॉर्मूले का यूज नहीं होता। फिर कटिंग का होता है, कटिंग का क्या होता है जरा लॉजिक में आपको समझा दे रहा हूं। अगर ये एक स्फीयर है और मैंने यहां से क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, अगर मैंने यहां से कट कर दिया तो देखो अब ये स्फीयर कुछ ऐसे बन जाएगा
और ये हेमीस्फीयर बन जाएगा, ये हेमीस्फीयर बन जाएगा। अब अगर मैं इसका वॉल्यूम की बात करूं तो जस्ट उसका आधा हो जाएगा, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब का आधा, क्योंकि मैंने बीच से कट किया है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अब यहां पर CSA और यहां पर TSA दोनों टर्म आएंगे। आपके मन में सवाल आएगा कि साहब क्यों? देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि टॉप और बॉटम जो भी है उसको छोड़ दीजिए। अब अगर मैं देखूं, जैसे आपके घर में जो कटोरी है, मान लो इस शेप में कोई कटोरी हो, तो उसका एक टॉप होता है, अगर उस पर ढक्कन लगा दो तो वो एक टॉप है। लेकिन आपको तो सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस, मतलब अगर आप टॉप को छोड़ दोगे तो सिर्फ ये सरफेस ही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया काउंट होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, जो पूरे का आधा है, तो वो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा, ये जो आपको इस तरीके से दिख रहे हैं इलिप्स टाइप का, वो एग्जैक्टली तो मैंने कहा ना कटोरा देखो, तो अगर कटोरा है तो सर्कुलर सरफेस आएगी, तो वो पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, एकदम सिंपल सी बात है, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो दोस्त, यहां तक मेनली तो कंसेप्ट यही है, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आई विल एक्सप्लेन। अब देखो क्वेश्चन देख रहे हैं, 4.2 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक गोले का आयतन यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब लगाना है। जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। 4/3 पाई की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 22/7। और देखो रेडियस जब भी ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है, इसको तुरंत फ्रैक्शन में चेंज कर लो। अब जैसे ये 4.2 है तो ऐसे सोच लो कि 42/10 21/5 यही बनेगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब तो यानी कि 21/5 इंटू में 21/5 इंटू में 21/5, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास रेडियस। क्या क्या कई लोगों को इस बेसिक सी बात में डाउट होता है, ये आपने हटाकर ये लिखा, और ये कितना आ जाएगा, 2 से काट दोगे तो 21/5 आ जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। अब देख लो भैया, ये 21 से आपके पास ये 21 कट गया, डेसिमल में तो जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरा कैलकुलेशन बनता है यहाँ पर। अब देख लो 21 गुणे 21 कितना आ जाएगा, 441 इंटू में 22 और इंटू में कितना आ जाएगा 4, अपॉन में कितना आ जाएगा 125। कैलकुलेशन तो दोस्त बन रहा है यहाँ पर। अब अगर मैं 421 का 4 गुना कर दूं तो भी बात नहीं बनेगी, ऐसा कोई फायदा तो नहीं मिल रहा है। या तो 4 से गुना कर लो या 22 से, मैं 22 से कर दे रहा हूँ। 22 एकम 22 का 2 कैरी ऑन 2, 22 को 88, 2 90 का 0 कैरी ऑन 9, 22 को 88, 88 और 9 यानी कि 97, 9702 इंटू में 4 अपॉन में 125। 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 7 जा 28 का 8 कैरी ऑन 2, 4 9 36, 2 38। तो ये आ जाएगा आपके पास ये कुछ वैल्यू। 125 से 3 बार जाएगा तो कम से कम एक ऑप्शन तो कट गया, 375 बचेगा कितना, 13, 130। 125 से कम 125 बचेगा कितना, 5 यानी कि 58। 0 टाइम्स लेके जाओ, 310 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन था, कोई डाउट यहां पर नहीं होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बढ़े अगले क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया। अगर कोई डाउट होगा तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जैसे हो सकता है कि अभी तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस करा रहा हूं और ये टियर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्लासेस हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को बहुत डिटेलिंग में पढ़ना है, तो मैंने देखो सिलेंडर का पूरा वीडियो डाल रखा है, मैंने कोन का पूरा वीडियो डाल रखा है, मैंने प्रिज्म का पूरा वीडियो डाल दिया है, आगे चल के मैं पिरामिड का भी वीडियो डाल दूंगा। प्रिज्म का आपको आज रात में मिल जाना चाहिए, आगे पिरामिड का भी डाल दूंगा, स्फीयर का भी डाल दूंगा। तो आपको अगर इन डेप्थ में ये टॉपिक पढ़ने हैं तो आप जाके उन वीडियोस को देख लीजिएगा, तो आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस गोले का टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करिए जिसका वॉल्यूम इतना है। अब गोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 कितना आ जाएगा, 4/3 पाई एज इट इज है, और आर क्यूब ये बराबर मुझे दे रखा है 256 अपॉन में 3, और ये आ जाएगा पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 छंग 24, 4 चौको 16। आर की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 4 आ गई, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब कह रहे हैं उसका टोटल सरफेस एरिया यानी 4 पाई आर स्क्वायर बता दीजिए। तो 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब 16, तो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कब का क्वेश्चन, सीपीओ 2023 का क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज वेरी इजी, कोई डाउट इस प्रश्न में आपको नहीं होना चाहिए। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या करें जरा देखिए। एक गोलाकार शेल का वॉल्यूम ज्ञात करें जिसके आंतरिक और बाह्य
रेडियस 2 और 3 है। देखो इसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज। ये एक स्फीयर है और ये एक इसके चारों तरफ एक और स्फीयर है। अब इसमें अल्टीमेटली अंदर तो खोखला होगा, अगर इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस की बात कर लिया गया दैट मीन्स ये खोखला होगा, तभी तो इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस का एग्जिस्टेंस है। अब ये कह रहे हैं इस शेल का वॉल्यूम बताओ, इंटरनल रेडियस कितना है 2 और एक्सटर्नल रेडियस आपके पास कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 4/3 पाई एज इट इज रख लो, और कैपिटल आर क्यूब यानी कि 3 का क्यूब विच इज नथिंग बट 27 माइनस में 2 का क्यूब यानी कि 28, 27 में से 8 जाएगा 19 आ जाएगा, 19 चौक 76 आ जाएगा, तो सिर्फ 76 पाई/3 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। दिस इज क्या हो जाएगा आपका होलो स्फीयर हो गया। होलो में कुछ नहीं है, बस 2 रेडियस आ जाते हैं, बाकी इसमें ज्यादा स्फीयर के केस में तो ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। हाँ स्फीयर कटिंग में आते हैं, तो मैंने एक कट लगाया, 2 कट, मैंने अभी एक शॉर्ट्स भी डाला था, आप लोग जाके देख सकते हो। 2 कट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर स्फीयर में मैंने क्या किया 2 कट लगा दिए, 4 पार्ट में बढ़ गया, तब क्या आ जाएगा आपके टोटल सरफेस एरिया में फर्क। 8 पार्ट वाला भी बताऊंगा आगे, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन में देखता हूं, हियर इट इज क्वेश्चन आपका स्फीयर कटिंग, तो ये सब मैं बता ही चुका हूं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 60। अब देखो क्या कह रहे हैं, 14 सेंटीमीटर व्यास और नगण्य मोटाई वाले एक खोखले अर्धगोलाकार कटोरे का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे, अब देखो 14 सेंटीमीटर व्यास और नगण्य मोटाई वाले खोखले अर्धगोलाकार, अल्टीमेटली तो 2 सरफेस ही हैं जो भी मोटाई होगी, लेकिन 2 सरफेस तो ऐसे आ ही रही होंगी, ऐसा ही कुछ आपके पास बन रहा होगा। तो कुल मिला के अंदर का आपका क्या, इसका क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा एक अंदर का एरिया एक बाहर का एरिया, 2πr² प्लस 2πr², यानी कि 4πr²। समझना मेरी बात, सरफेस तो 2 ही है, सरफेस तो 2 ही है, एक अंदर की सरफेस एक बाहर की सरफेस। लेकिन अगर आपसे करेगी मोटाई निगण्य यानी रेडियस, दोनों के लिए हम क्या ले सकते हैं सेम। तो कुल मिला के अगर एक लाइन में मैं कहूं तो कितना आ जाएगा 4πr², ये आ जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। कितना आ जाएगा 4 इंटू में 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7, ध्यान दीजिएगा ये आपको डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। 7 से आपका 7 कट गया, 22 × 7 154, 154 इंटू में 4 यानी कि 616। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं क्योंकि ये सारे बच्चों वाले ही प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन, और टियर 1 आपका ओवरऑल देखिए बहुत आसान आता है, कभी 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अगर अच्छे पूछ लिए गए तो पूछ लिए गए, अदरवाइज बेहद आसान आता है। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 61। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, दिस इज द क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से सुनना, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। सबसे पहले एक बेसिक लॉजिक क्या कहता है कि अगर मैं इसको 2 बराबर भागों में काट दूं तो एक पार्ट कुछ आपके पास ऐसे आएगा, ये सरफेस तो पहले से थी, जो एक्स्ट्रा सरफेस आ जाएगी वो ये वाली आ जाएगी, ये पार्ट आपके पास पहले से था, और जो एक्स्ट्रा सरफेस आपके पास आ जाएगी वो ये वाली आ जाएगी। यही 2 सरफेस आपके पास एक्स्ट्रा सरफेस आएंगी, यही आपसे क्वेश्चन में कर रहा है। इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, पहले भी आप 4πr² निकाल रहे थे, अब कितना निकालोगे 3πr² प्लस 3πr² यानी कि 6πr², तो 2πr² की वृद्धि हो जाएगी, πr² ये πr² ये, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो 22/7, और रेडियस देखो ये आपको डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 7/2, तो इंटू में 7/2 इंटू में क्या आ जाएगा 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 11, आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 77/2। कहीं पे कुछ मिस्टेक है शायद हमारे पास, πr² प्लस πr²। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो देख लो यहाँ पर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे तो πr² यहाँ से लेना है, πr² यहाँ से, यानी 2πr² लेना है, बस इतना ही हमारा यहाँ पे। तो ये आ गया 77/2 इंटू में 2, ये कट गया, आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोले में आपको ये चीज एकदम क्लियर दिखनी चाहिए। इसके अगर 4 पार्ट भी कट करे तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि देख लो, अगर मैं कभी गोले में अब मान लो 4 पार्ट करूं,
ये मेरे पास एक स्फीयर है, एक कट मैंने यहां से लगाया, एक कट मैंने यहां से लगाया। अब देखो ये जो 4 पार्ट बनेंगे ना, इसमें एक पार्ट कैसे बनेगा वो मैं आपको बस बता रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। इस गोले का जब मैं यहां से निकालूंगा ना कट करके, तो एक पार्ट आपका ये कुछ ऐसे निकलेगा। मैंने इस पे एक छोटा शॉर्ट वीडियोस में डाला हुआ है, आज ही मॉर्निंग में आप देख लीजिएगा, आपको डिटेलिंग में पता चलेगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाया है। तो क्या हो जाएगा कि आपके पास एक सरफेस ये आ जाएगी, एक सरफेस ये आ जाएगी और एक सरफेस आपके पास ये आ जाएगी। इस तरीके से अब आप इन तीनों का एरिया निकाल लोगे, आपकी बात क्या बन जाएगी, बन जाएगी। किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बात एकदम क्लियर है। अच्छा, जो ये पार्ट कटेगा ना, ये पार्ट जो कटेगा तो ये पूरा स्फीयर नहीं होगा, ये हाफ स्फीयर होगा। ये क्या होगा आपका, हाफ स्फीयर होगा। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2 और बाहर का पाई आर स्क्वायर, तो टोटल एक पार्ट का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। और पूरे अगर ऐसे 4 कट निकाल दिए तो 8 पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यू प्लीज गो एंड वॉच। ठीक है, अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूँ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहे हैं, यदि हवा भरने के कारण एक अर्धगोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से बढ़कर 7 सेंटीमीटर हो जाती है, तो नए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखो दोनों कैसे हैं, स्फेरिकल हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सिर्फ रेडियस से फर्क पड़ेगा। पहले वाले का रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर रेडियस थी तो 4 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, 16। और दूसरे वाले का रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर रेडियस थी तो स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 14। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मूल गुब्बारे, तो 16:49 आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। अब देखो यहां पर एक दिक्कत आ रही है, 49-16 ऑप्शन में आ रहा है। 4 सेंटीमीटर से बढ़कर 7 सेंटीमीटर हो गई, तो नए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी यहां पर पहले क्या कह रहा है, नया गुब्बारा कह रहा है, तो 49 पहले आ जाएगा और 16 आपका बाद में आ जाएगा। 49:16 इज द करेक्ट आंसर। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन, मोस्टली इन केस ऑफ रेशियो, आपको ये जरूर देखना है कि किस ऑर्डर में पूछा गया है। जैसे मैंने क्वेश्चन की लास्ट लाइन सिर्फ यहां से पढ़ लिया था, दैट वाज अ मिस्टेक। आपको ये चीज हमेशा ध्यान देनी है, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज। अब देख लो, एक गोले के अंदर अधिकतम आकार वाला घन, आपको डिटेल में बताता हूं ये क्या है, कहानी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जामिनेशन के लिए। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, जल्दी से एक क्यूब बना लेता हूं। सबसे पहला काम मैंने क्या कर लिया, एक यहां पर क्यूब का फॉर्मेशन यहां पे कुछ इस तरीके से कर लिया। और इस क्यूब का फॉर्मेशन करने के बाद फिर मैंने क्या किया, यहां से इस तरीके से मेरा एक स्फीयर है। अब देखो यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इस स्फीयर का डायमीटर होगा, यानी कि डायमीटर ऑफ स्फीयर, ये बराबर होगा डायगोनल ऑफ कोन, डायगोनल ऑफ क्यूब, सॉरी कोन नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अगर मैं यहां से इसको मिला दूं तो ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर क्या होगा, इसके आपके डायगोनल के बराबर होगा। तो अगर इसका रेडियस मैं कितना मान लूं, r, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2r। ये आ गया डायमीटर, और ये आ जाएगा उसके डायगोनल के बराबर, यानी किसके बराबर आ जाएगा, साइड अंडर रूट 3 के। यहां से एक ही वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2r अपॉन में रूट 3, यानी ये भुजा कितनी आ जाएगी, 2r बाई रूट 3। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, एकदम सिंपल सी बात है। अब जरा देखो, कह रहे हैं दोनों के वॉल्यूम का अनुपात बताओ। तो अगर मैं स्फीयर का वॉल्यूम निकालूं तो कितना बन जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 22/7। रेडियस को मैंने एज इट इज रख लिया। और अगर मैं अब क्या निकालूंगा, क्यूब का वॉल्यूम, तो ए का क्यूब 2r बाई रूट 3 का होल क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा, 8r क्यूब, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 अंडर रूट 3। अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास, 3 अंडर रूट 3। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, एकदम सिंपल सी बात है। अब देख लो, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। 3 से आपके पास 3 कट गया, बचा कितना आपके पास, 4 इंटू में 22/7, ये रूट 3 आपके पास यहां आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 2 8, 2 से 11, फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 11 अंडर रूट 3/7। यानी कि अगर किसी गोले से अधिकतम आकार का आप घन निकाल रहे हो
तो दोनों के आयतनों का अनुपात 11√3/7 आएगा। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो बेहद आसान है। तो मैं जरा देखता हूँ इसके बेस पे अब क्वेश्चन क्या दे रखे होंगे। ये देखो 11√3/7, यही बात आपको यहाँ पर कही गई है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर जरा क्वेश्चन, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। अब जरा देखिए, अब ये कह रहे हैं उस शीशे के घन से 7 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं जिसके कोर का माप 77 सेंटीमीटर है। देखो जब भी कभी मेल्टिंग हो रही हो तो अगर एक फिगर को पिघलाकर मैं दूसरा बना रहा हूं तो दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर दूसरे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए जा रहे हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम सिंगल ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। हम ये मानते हैं कि इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं पर भी कोई वेस्टेज नहीं हुआ है। अगर वेस्टेज वाला क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो उस शीशे के घन से 7 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार आपकी बॉल्स बनाई गई जिसका कोर 77 सेंटीमीटर है। तो अब देखो ये क्यूब से बनाया जा रहा है, तो क्यूब का वॉल्यूम यानी कि 77 इंटू में 77 इंटू में 77, ये आ गया आपके पास क्यूब का वॉल्यूम। और इससे शीशे की स्फेरिकल बॉल्स बनाई जा रही हैं तो उनका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3πr³। तो 4/3 इंटू में 22/7। मुझे रेडियस पता है, देखो क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर डायामीटर के, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। तो 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2, ये तो आ जाएगा एक स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, मतलब मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या मान लिया कि n बॉल्स हम बना सकते हैं। अब एक काम करिए, 7 से आपने सबसे पहले इसको काट दिया, ये 11 आ जाएगा, यहाँ से ये 11 आ जाएगा, और ये भी आपके पास क्या आ गया 11। ये आपके पास 4 से ये वैल्यू कट गई है और 2 से आपके पास ये कट गया है, यहाँ तक कोई डाउट आपके पास नहीं है। अब देखो ये 11 से ये आपके पास 11 भी कट गया, यानी कि 11 इंटू में 11 इंटू में देखो 3 इंटू 7 यानी कि 21 आपके पास चला जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी n की। तो लास्ट में तो 1 आएगा। अब देखो 3 ऑप्शन में 1 है, 11 गुणे 11 121 होता है, अप्रोक्सीमेशन की हेल्प लेंगे। 121 इंटू में 21 बराबर n। अगर आप देखोगे तो ये 120 गुणे 20 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 2400 के आसपास आ जाएगा। तो जो इसके नियरेस्ट वैल्यू होगी 25 41 24 51, ये दोनों वैल्यू तो कैलकुलेट ही कर लो। 21 एकम 21 का 1 कैरी ऑन 2, 21 दूना 42, 42 2 44, वो वाली वैल्यू आ रही है, इसलिए देखो चेक करना था। 44 का 4 कैरी ऑन 4, 21 एकम 21 4 25। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहे हैं जरा देखिए। लोहे से बने एक हेवी स्फेरिकल कटोरे के इंटरनल डायमीटर 84 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं 21 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक सतह पर टिन की परत लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको समझना है, सबसे पहले जरा लास्ट स्टेटमेंट को मैं ब्रेक करता हूं, वो आप समझ लो। 21 रुपए पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब आपसे कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है दैट इज ₹21। तो आप निकाल लो भैया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी आ जाएगी, 21/100। अब आप जो इसका निकालोगे कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें बस आपको 21/100 का गुणा कर देना है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो अगर यहाँ पर देखो चारों ऑप्शन में, इसका मतलब जनरली तो एक ट्रेंड यही होता है कि मतलब लास्ट में 8 आ रहा होगा, तभी ऐसे 3 ऑप्शन रखे हैं, तो ट्राई ही करते हैं और कोई जुगाड़ नहीं है। अब देख लो क्या कह रहा है, लोहे से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे के आंतरिक व्यास, मुझे तो इंटरनल पार्ट में ही टिन की चादर चढ़ानी है, तो क्या लगेगा, अर्ध गोलाकार है लेकिन मुझे तो सिर्फ इंटरनल पार्ट में लगानी है कि 2πr²। तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस आपके पास कितना है। तो अब क्या कह रहे हैं कि इसका व्यास है 84, तो रेडियस कितना आ जाएगा 42। तो ये आ जाएगा इंटू में 42 इंटू में 42, ये बन गया 2πr²। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं कि 100 वर्ग ये इसकी कॉस्टिंग मुझे निकालनी है, तो क्या कर लो, इंटू में 21 बटे में आप 100 यहाँ से ही कर लीजिए, ये आपके पास 3 आ जाएगा, ये आपके पास 3 आ जाएगा और कोई जुगाड़ नहीं बन रहा है। 22 गुणे 2 44, तो ये बन गया 44 इंटू में 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764, तो ये बन जाएगा 1764 इंटू में आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, अपॉन में आपके पास 100 बन जाएगा। 4 चौको 16, लास्ट में देखो 8 में पहले भी कह रहा था, तो लास्ट में तो
8 ही है और देखो ऑप्शन आर क्लोज, तो वी नीड टू सॉल्व इट। करते हैं जरा भैया। अब देख लो, मैं 3 का गुणा तो सबसे बाद में कर सकता हूँ, तो 1764 इंटू में 3 कर दूं। 1700 का 3 गुना 5100, 64 का 3 गुना 192, 5100 से 100 जोड़ा तो 5200 और 5292, यानी कि इतने पार्ट का जो एरिया हो जाएगा, सॉरी इतने पार्ट का मल्टीप्लिकेशन वो आ जाएगा 5292। अब मैं गुणा करता हूँ, 44 गुणे 2 88 का 8, कैरी ऑन कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। 44 गुणे 9, तो 44 गुणे 9 कितना बनेगा, 40 गुणे 9 360, 4 9 36, तो 360 प्लस 36 396, और 396 प्लस 8 यानी कि 404। 404 का मतलब लास्ट में 0.48, देखो 3 ऑप्शन है, तो बचा कितना आपके पास, कैरी आ गया 40। 44 गुणे 2 88, 88 98, 8 18 28 का 8, कैरी ऑन कितना आ जाएगा आपके पास, आपके पास कितना बच जाएगा 12, तो 44 गुणे 5 220 और 12 220 और 12 232, तो 232 अपॉन में 100। अब आप देख लो 2328.48, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो पूरा ही पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर एग्जामिनर ने करवाना था, कोई जुगाड़ की गुंजाइश है सच नहीं छोड़ी थी। अगर मैं यहाँ पर जुगाड़ लगाता तो मेरे पास जुगाड़ क्या था, मैं 100 को भूल जाता ये नीचे वाले को, और मैं 11 की डिविजिबिलिटी पूरे पे चेक करता, 7 की चेक करता, तो बात शायद बन जाती। एक बार चेक करके देखते हैं, क्या पता जुगाड़ निकली है। ये ऑप्शन यूनिट डिजिट से मैं काट देता। अब बचे 3 ऑप्शन, 224 और 448, यही हो जाएगा। 8 8 16 और 16 3 19, 19 में से 8 गया 11, 11 से कट रहा है ये ऑप्शन। अब देखो जरा इसमें 2 2 4 4 4 8, ये बनता 4 5 9 9 8 17, देखो काट सकता था मैं यहाँ पर, कोई डाउट नहीं है। ये वाला ऑप्शन देखो 2 5 7 7 और 4 11, और यहाँ से आपके पास बन जाएगा 3 5 8 8 8 16। कर सकते थे हम, डिविजिबिलिटी की हेल्प से भी यहाँ पे जुगाड़ करके अपनी कैलकुलेशन को कर सकते थे। डेसिमल का कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि अपॉन में 100 था, वो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बात एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और देखता हूं क्या है मेरे पास अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या करें, एक इमारत के एक अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट करना है। बहुत बढ़िया बात है। गुंबद के आधार की परिधि 154 सेंटीमीटर है, पेंट करने की लागत 4 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर है, तो इसे पेंट करने की लागत ज्ञात करो। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, करते हैं। देखो मुझे क्या दे रखा है, इमारत का गुंबद का परिधि मुझे दे रखी है, तो अब देख लो आपको इस बार कितना दे रखा है, 2 पाई आर बराबर 154। अगर 2 इंटू में 22/7 इंटू में r इज इक्वल टू 154 है भैया, 22 से ये 7 बार चला जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49/2, यानी कि अपने पास रेडियस कितना आ गया 49/2। कोई डाउट नहीं है इसमें, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जरा देखिएगा, ये आ गया 49/2, सिंपल सा लॉजिक है। अब जरा देखो, अब आपसे कह रहे हैं इसको पेंट करना है। अब ये किसी इमारत के ऊपर लगा हुआ है, ऐसे समझ लो इमारत किसी भी शेप की होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये इमारत थी तो गुंबद तो ये पार्ट है, तो अब आपका ये वाला पार्ट तो यहाँ पर पेंट नहीं हो रहा होगा, और अगर ये पार्ट पेंट नहीं हो रहा है इसका मतलब मैं सिर्फ कर्व सरफेस एरिया को ही पेंट कर रहा हूँ, और अगर मैं कर्व सरफेस एरिया को पेंट कर रहा हूँ तो फॉर्मूला क्या लगेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये कोई भी आपका फॉर्म हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मैंने स्क्वायर बनाया था, कुछ भी हो, लेकिन आप उसके बेस को पेंट नहीं कर रहे हो, नहीं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हिंट दिया जाता। अब देख लो इसका मैं कर्व सरफेस एरिया निकालता हूँ, कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में 49/2 इंटू में 49/2, और अब देख लो डायरेक्ट करते हैं। आपसे कह रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत 4 रुपए है, तो 1 सेंटीमीटर की लागत कितनी आ जाएगी 4/100, तो यहाँ से आप कर लीजिए 4/100। ये आपके पास ये कट गया, 7 से आपके पास ये कट गया। अब मैं यूनिट डिजिट पहले तो लगाता हूँ, 2 2 4 7 28, 8 9 72, लास्ट में 2 आएगा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट इस ऑप्शन को टिक कर दूंगा। देखो आपको यूनिट डिजिट से कितनी हेल्प मिलती है, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब देख लो बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, मैंने क्या कहा कि आपने देखा 2 2 4 4 7 28, 8 9 72, लास्ट में 2 100 से डिवाइड कर रहे हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो मेरा डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 150.92। कोई डाउट आपको इस प्रश्न में नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है, पक्का, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं। हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 66।
अब ये कह रहे हैं कि साहब x सेंटीमीटर रेडियस वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है। मैंने कहा जब भी मेल्टिंग हो तो वॉल्यूम बराबर करना होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट लॉजिक। तो x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और फिर उसे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 126 शंकु बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में सामग्री का कोई अपव्यय नहीं होता। x का मान ज्ञात करिए। x का मान क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे जरा समझो। x सेंटीमीटर रेडियस वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और फिर उसे इतने बनाया जाता है, 126 अंकित बनाते हैं। तो मुझे रेडियस नहीं पता। अब ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई, अभी कट ही जाएगा तो पाई एज इट इज रख दीजिए। और रेडियस आपसे कह रहा है x सेंटीमीटर रेडियस वाला, तो x क्यूब, यही आ जाएगा गोले का वॉल्यूम। और ये बराबर किसके आएगा, तो आपसे कह रहा है 126 कोण बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने 126 रखा, फिर एक कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई और r क्यूब, रेडियस का क्यूब। अब देखिए रेडियस कितना आ जाएगा, यहां पर कह रहा है x सेंटीमीटर, यहां पर क्या है आपके पास इसका, सॉरी x सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, मुझे कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर रेडियस। तो रेडियस कितना आ गया 3.5। इसको 35/10 कर सकता हूं या फिर 7/2 बात बन जाएगी। कितना 7/2। तो रेडियस है 1/3 पाई r स्क्वायर, तो 7/2 इंटू 7/2 और h की वैल्यू मुझे कितनी दे रखा है, तो कह रहा है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, तो ये आ जाएगा 3। सॉल्व करते हैं। 3 से आपके पास ये वैल्यू तो कट गई है। अब देख लो यहाँ से क्या क्या बन रहा है आपके पास, और कोई यहाँ पर बन रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो फिर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। देखो पाई से आपके पास पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 से ये वैल्यू नहीं कट रही है, तो 2 से आप लोग काट दीजिए, या इसको एक काम करो, यहाँ से आप 2 से काट दो इसको 63, और 63 का मतलब ये आ जाएगा 9 इंटू में 7। यहाँ से अच्छी बात क्या आ गई अपने पास कि ये 9 इंटू 7 यहाँ से बन गया है। और कुछ बात बन रही है यहाँ पे कैलकुलेशन में, चूंकि मुझे क्यूब लाना है तो मैं उस हिसाब से कैलकुलेशन को देख रहा हूँ। तो अगर मैंने अभी 4 यहाँ पे नहीं काटा है, 4 मैं यहाँ पे नीचे लेके जाऊंगा तो 8 बन जाएगा, ये भी वैल्यू बन गई। तो देखो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बन गया 9 इंटू में 7, यहाँ से इंटू में 7 इंटू में 7, ये वाला 3 यहाँ पर आ गया है, बहुत अच्छी बात है। और देखो यहाँ पर आपके पास ये बचा हुआ है 2 और ये 4 यहाँ से बचा हुआ है, तो नीचे आ गया 8। क्वेश्चन हो गया खत्म। एक्स की वैल्यू देखो 9 त्रिक 27 है, 27 से कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, 7 का क्यूब है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2, तो 21/2 ये आ जाएगा रेडियस, यानी कि 10.5 आपका रेडियस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो कई बार जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी आपको ये समझ में आ रहा हो कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ऑप्शन देखो। अगर ऑप्शन क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के फॉर्म में है तब तो कोई बात ही नहीं, फिर तो मजबूरी है। लेकिन अगर वो स्क्वायर रूट क्यूब रूट के फॉर्म में नहीं, इंटीजर या डेसिमल के फॉर्म में है, तो फिर आप सिर्फ फैक्टराइजेशन करो, बात अपने आप बन जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास 10.5 आ चुका है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखता हूं, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 67। किसी गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर रेडियस वाला तार खींचा जाता है। तार की लंबाई, अब देखो जब भी तार की बात होगी तो तार को हम कैसे कंसीडर करेंगे, जो ये तार होगा ये हमेशा एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है अगर आप देखो तो कुल मिला के अब यहाँ पर दोनों के वॉल्यूम बराबर करने। गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, यानी कि 4/3 पाई इंटू में 9 इंटू में 9 इंटू में 9, ये आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है। अब जरा देखो, अब ये किसके बराबर आ जाएगा, तो 0.3 सेंटीमीटर रेडियस वाला तार खींचा जाता है। तार का शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब इसको मैं 3/10 इंटू में 3/10 लिख सकता हूं, और एच अपने को कैलकुलेट करना है पाई आर स्क्वायर एच। अब देख लो यहां से बात क्या बनेगी भैया, पाई से तो आपके पास पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से आपका ये चला गया, 3 से आपके पास ये चला गया, और तो कोई बात आपके पास नहीं बन रही है। तो कुल मिला के कैलकुलेशन इतना बड़ा दिख रहा है, जैसी वैल्यू मुझे यहाँ नहीं दिख रही, यूनिट कन्वर्जन जैसा कुछ यहाँ पर नहीं है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। 3 से आपके पास ये 3 कट जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 12 इंटू में 9 इंटू में 10 इंटू में 10, और ये बराबर किसके आ जाएगा, एच के, विच इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक। यस, प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन में यूनिट दे रखी है मुझे सेंटीमीटर में, और यहां पर यूनिट मुझे सारी मीटर में दे रखी है, तो यही लास्ट का कन्वर्जन है। अगर अब यहां पर देख लो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो इतने सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, ये और ये कट जाएगा, आपके पास 108 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बोलेगा कोई डाउट है, बोलेगा कोई डाउट है,
देखो कई बार क्या होता है दोस्त, सुबह से क्लासेस ले रहे हैं, सुबह से क्लासेस ले रहे हैं तो कई बार चीजें सिंपली बातें वो कभी कभी मिस होती हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी बात है, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या करें, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस धातु के गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है, इस प्रकार बने गोले की त्रिज्या। अब देखो दिमाग कैसे चलना चाहिए कि 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब ये बराबर होगा 4/3 पाई और कैपिटल R क्यूब। कुल मिला के 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास जो फाइनल आंसर आना है 1 का क्यूब दैट मीन्स 1, 6 का क्यूब यानी कि 216, 8 का क्यूब यानी कि 512 और ये बराबर आ जाएगा जो बड़ा गोला बना रहे हैं उस गोले का रेडियस के बराबर आ जाएगा। 6 2 8 1 9 और 1 1 2 और ये कितना आ जाएगा 2 5 2 7, 729 बराबर आ जाएगा आर क्यूब के। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 9 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन कितनी देर में होना था, हार्डली 5 सेकंड में, कोई डाउट आपको नहीं होगा, एकदम क्लियर होना चाहिए। बड़े अगले क्वेश्चन में देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे के एक गोले से 6 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार का निर्माण किया था, निर्मित तार की लंबाई। क्वेश्चन सेम है, आप कर लोगे, आपके लिए होमवर्क है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 70। अब ये कह रहा है अमन अपनी 7 मीटर व्यास वाली शिरोपरि पानी की टंकी, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, अमन वांट्स टू गेट हिज स्फेरिकल ओवरहेड टैंक। ओवरहेड की हिंदी भाई इतनी खतरनाक देखते हो, तो खैर कई बार जब ना समझ में आए तो अंग्रेजी वाली भाषा को प्रेफर कर लीजिएगा। और आयोग भी कहता है इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी आप इंग्लिश को ही आप हमेशा चेक करिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अमन अपनी 7 मीटर व्यास वाली एक ओवरहेड टैंक को पेंट करवाना चाहता है। यदि पेंटिंग की लागत 13 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो अमन का गोलाकार यानी कि स्फेरिकल ओवरहेड टैंक के पेंट कराने का खर्चा कितना होगा। तो स्फेरिकल है यानी कि 4 पाई r स्क्वायर अपने को लगाना है, सिंपल सी बात है। और उसकी कीमत 13 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो आंसर आपका 13 से डिविजिबल होगा। पहला लॉजिक तो ये है। 13 कम 13 बचेगा 5 यानी कि 57, 13 चौको 52 और 52 5 57, पहला ऑप्शन तो कट रहा है। दूसरा देख लो, 13 कम 13 6 19 62, 13 चौको 52 10, दूसरा नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन तो मैंने पहले ही उड़ा दिया। अगला देखो 13 कम 13 बचेगा 6 68, 13 बचे 65 बचेगा 3, ये भी ऑप्शन नहीं कट रहा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 13 कम 13 बचेगा 7, 13 बचे 65, ये ऑप्शन कट रहा है, तो ये और ये में से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगर मैं इस पूरे कैलकुलेशन को देखूं तो 4/3 पाई r क्यूब है, कुल मिलाकर अपने पास पाई भी है तो 11 से भी कटना चाहिए। अब 11 वाला ऑप्शन देख लो, आपके पास 7 1 8, एक ही ऑप्शन है, यही आंसर है आपका। सिर्फ डिविजिबिलिटी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। देखो मुझे पता है कि मैं 4/3 पाई r 4 पाई r स्क्वायर यहाँ पे लगाऊंगा और पाई लगाऊंगा तो 22/7 लिखूंगा यानी कि 11 है, तो आंसर 11 से भी कटना चाहिए। अब मैंने सबसे पहले 13 की डिविजिबिलिटी से 2 ऑप्शन डिस्कार्ड किए, अब 11 की डिविजिबिलिटी पे आ गया। तो देख लो 7 1 8 और 8 2 10, दोनों का डिफरेंस 2 है, 11 से नहीं कट रहा, ये बात खत्म हो गई। और 2 और 2 2 माइनस 2 0, 11 से कट रहा है, तो दिस मस्ट बी द ऑप्शन। मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको ये अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा था। अब जरा मैं सॉल्व करता हूं। अब देखो भैया 4 पाई r स्क्वायर लगाना है, तो 4 इंटू में 22/7, रेडियस को लेकर जरा रेडियस और यूनिट दो चीजें ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर वर्ग मीटर के हिसाब से दे रखा है, यहाँ पे मीटर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायमीटर दे रखा है तो रेडियस हो जाएगा 7/2। तो 4 पाई r स्क्वायर का मतलब 7/2 इंटू में 7/2, और मुझे खर्चा दे रखा है ₹13 पर वर्ग मीटर यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 13 आ जाएगा। 7 से आपका 7 कट गया, ये आपके पास 4 कट गया, 22 गुणे 7 154 आता है, इंटू में आपके पास 13 आ जाएगा। यहाँ तक बात बन गई। यूनिट डिजिट भी देखो इन दोनों ऑप्शन की सेम ही रखा था एग्जामिनर ने, तो कुल मिला के सारे जुगाड़ उसने सेट कर रखे थे। 13 चौको 52 का 2, कैरी ऑन 5, 13 पचे 65 5 70 का 0, कैरी ऑन 7, 13 कम 13 7 20, 2002। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप बार बार अगर ऐसे यूनिट डिजिट डिविजिबिलिटी की हेल्प से बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहले ऐसे करो, फिर अपना लॉजिक लगाओ, और जब बार बार आपका सही होगा तो वो कन्विक्शन आपका एग्जामिनेशन के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कि आप कर सकते हो। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहते हैं जरा देखिए। मोम से बने 12 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है।
प्रत्येक 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले ठोस अर्धगोलों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार बने ठोस अर्धगोलों की संख्या। क्वेश्चन सिंपल है, वॉल्यूम बराबर करना है। एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आगे ऐसा आएगा तो मैं स्किप करूंगा। अब देखो कैसे करेंगे। ठोस गोले को पिघलाया जाता है, यानी कि 4/3 पाई और आर क्यूब, रेडियस है 12, तो कितना आ जाएगा 1728 वैसे होता है, लेकिन आप 12 इंटू 12 इंटू में 12 लिखिए, 4/3 पाई आर क्यूब। ये बराबर किसके आ जाएगा, प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोलों के रूप में ढाला जाता है। तो ये आ जाएगा n इंटू में 2/3 और पाई, और रेडियस कितना है 4, तो 4 इंटू में 4 इंटू में 4। देखो भैया, पाई से पाई कैंसिल आउट, ये से आपका ये कैंसिल आउट, 2 से आपका ये कैंसिल आउट, 4 से 3 ये भी आ जाएगा, 3 ये भी आ जाएगा, 3 ये तीनों सब कट गए। आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देख लो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वॉल्यूम बराबर करना था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज हॉलो। हॉलो के बारे में मैं बात कर चुका हूं, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। अब ये कह रहे हैं खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस खोखले गोले का आयतन ज्ञात करिए। इस खोखले गोले का आयतन क्या होगा, जरा समझते हैं। एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 6 है, इसका वॉल्यूम तो 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, तो डायरेक्ट करते हैं। देखो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास 27, 216 में से 27 तो 16 उधर चले गए, 11 इधर जाने हैं, यानी कि आपके पास 189 यही बचेगा। तो 189 और पाई भी आ जाएगा, 4/3 कैलकुलेट ही करना पड़ेगा कुल मिला के, 4/3 पाई, और ये बन जाएगा 216 और माइनस में 27। ये मेरे पास फाइनल वैल्यू आनी चाहिए। ये आ जाएगा 4/3 इंटू में पाई, और ये वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट की, कितना आ जाएगा 189, तो ये आ गया 189। ये 3 छंग 18, 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा 252, और ये आ जाएगा आपके पास पाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। सारे क्वेश्चन देखो दोस्त, मैं और कहीं से नहीं करा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करा रहा हूं। तो क्वेश्चन आप पा रहे होंगे कि देखो पीवाईक्यू में इन टॉपिक से आसान क्वेश्चन ही पूछे गए, और मैं बार बार कह रहा हूं डिटेल में पढ़ाना है, बहुत इन डेप्थ में जाकर। तो मैं टॉपिक वाइज वीडियोस डाल दिए हैं 100 गोल्डन कंसेप्ट सीरीज के अंदर, गो एंड वॉच द वीडियो, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। नाउ हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 73। कह रहे हैं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बाहरी और इंटरनल डायमीटर वाले एक खोखले गोले को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक लंबवर्ती शंकु के आकार का एक अन्य ठोस बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई कैलकुलेशन है, सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम बराबर करना है। तो देखो सबसे पहले पाई की वैल्यू अपने को नहीं रखनी है, रीजन बीइंग कि दोनों तरफ पाई आ जाएगा, तो 4/3 पाई। अब देखो कैपिटल आर क्यूब, ध्यान देना मुझे यहाँ पर डायमीटर दे रखा है, तो 5 आ जाएगा एक्सटर्नल रेडियस, तो 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125, और इंटरनल रेडियस 3 आ जाएगा, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये बराबर आ जाएगा कोण के वॉल्यूम के बराबर, तो 1/3 पाई एज इट इज रख दीजिए, आर स्क्वायर। तो अब ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर आधार व्यास वाला एक कोण बनाया जा रहा है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, आर स्क्वायर का मतलब 25, 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 25, और इनटू में h अपने को कैलकुलेट करना है। ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 4 इंटू में 98, और अपॉन में कितना आ जाएगा 25, ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास h की, 16 से थोड़ी सी छोटी, खैर कैलकुलेट ही करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन आर क्लोजर। तो कितना आ जाएगा 100 गुणे 4 400, 400 में से 2 चौको 8 घटा दो 392, तो 392 अपॉन में 25, 25 से कम 25 बचेगा कितना 14 यानी कि 142, तो 25 और इंटू में 5 15 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। आई होप कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन वॉज इजी, कोई डाउट नहीं है। अब अगर ये पिघलाने वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो फर्दर मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहे हैं, एक गोलाकार खोल की बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और खोल की मोटाई
1 सेंटीमीटर है। खोल के लिए इस्तेमाल की गई धातु का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज। अब यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस अलग से ना देकर आपको क्या दे दिया, विड्थ ऑफ शेल दे दिया गया। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो दोस्त, ये रहा स्फीयर और ये जो है ये शेल है जिससे ये बना हुआ है, ये शेल है जिससे ये बना हुआ है। और शेल की मोटाई जो आपको कह रहा है वो कितनी कह रहा है, ये कह रहा है 1। कितनी कह रहा है, 1 कह रहा है। अब ये कह रहा है इसके लिए इस्तेमाल की गई धातु का आयतन ज्ञात करो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा समझिएगा बहुत डिटेल में। इंटरनल रेडियस मुझे, एक्सटर्नल मुझे कितना दे रखा है, ये मुझे 9 दे रखा है। और अगर ये पार्ट 1 है तो इंटरनल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये बात मुझे डायरेक्ट नहीं दी गई थी, बाकी क्वेश्चन खत्म है। तो 4/3 पाई की वैल्यू मुझे रखनी होगी क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन वैसे। कैपिटल आर क्यूब दैट मीन्स 9 का क्यूब विच इज 729 729 और माइनस में 8 का क्यूब विच इज 512, ये कैलकुलेशन बनेगा। 4/3 इंटू में 22/7 और ये 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। 7 के 7 एकम 7, 7 से वैल्यू तो कट रही है। ये आ गया आपके पास 31 और तो आपके पास डेसिमल में ही जाएगा। 22 गुणे 4 88 इंटू में 31/3। अगर अप्रॉक्स, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी दूरी तो है, अगर आप इसको 87 मान लो, अगर आप इसको 87 मान लो तो ये बन जाएगा 87 गुणे में 31 और फिर वहाँ से अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल लो। लेकिन फ़ायदा बहुत टाइम नहीं बचेगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। 31 गुणे 8 30 8 240, 1 गुणे 8 तो 8 तो 248 का 8 कैरी ऑन कितना बचेगा 24। 31 गुणे 8 अगेन 248, 248 और 24 272, तो ये आ जाएगा 2728/3। 3 9 जा 27, 0 3 9 जा 27, बचेगा 1/3। 900 9 सही 1/3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, अदरवाइज क्वेश्चन वाज इजी। किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर। अब देखो प्रिज्म और पिरामिड मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं, क्विक शॉर्ट में आपको बस जल्दी से बता रहा हूं मैं। प्रिज्म और पिरामिड का मैंने एक सेपरेट वीडियो कंसेप्ट का मैंने बना रखा है, अलग से प्रिज्म और पिरामिड के वीडियो आपको मिल जाएंगे। एक प्रिज्म का वीडियो आज यानी कि संडे आज शाम को 9 बजे ही आपको मिल जाएगा, तो आपको कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब जरा देखता हूं मैं प्रिज्म, देखो क्या होता है। मैं आपको बेसिक लॉजिक बता रहा हूं कि देखो ये प्रिज्म है और दूसरी तरफ क्या है अपने पास पिरामिड। याद करने का सिंपल तरीका क्या है, याद करने का सिंपल तरीका ये है कि आप सिलेंडर को किसका एग्जाम्पल मान लीजिए, प्रिज्म का, और पिरामिड का एग्जाम्पल क्या है आपके पास, कोन। कि प्रिज्म सिलेंडर एक प्रिज्म है और पिरामिड क्या है, एक कोन है, कोन एक पिरामिड है। यहां से आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला, अब मैं देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका वॉल्यूम होता है πr²h। πr² का मतलब आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो कोई भी प्रिज्म होगा फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ बेस और इंटू में क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। ये किसी भी आकृति का प्रिज्म हो वॉल्यूम का फॉर्मूला यही बनेगा। अगला क्या आता है आपके पास, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh। 2πr क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस। 2πr इंटू में h, तो 2πr क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट, ये आ जाएगा आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया, कोई डाउट नहीं है। और तीसरा पार्ट आता है आपके पास टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में कुछ नहीं करना, बस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम को ऐड कर देना है इन CSA। तो CSA प्लस में एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, या 2 इंटू एरिया ऑफ टॉप या बॉटम जो भी लिख लो, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया किसका, कोई भी प्रिज्म हो यही फॉर्मूला हमेशा आएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात हो गई। अब आता हूं मैं पिरामिड में। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो देखो फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, यही होता है फॉर्मूला कोन के केस में। तो 1/3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, एज इट इज लेके आओ। πr² का मतलब एरिया ऑफ बेस, अगर रेडियस r है और हाइट h है तो एरिया ऑफ बेस कितना है, πr²। तो इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ बेस, और इंटू में क्या आ जाएगा, हाइट। ये कोई भी पिरामिड हो किसी भी आकृति का, उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होगा। अब आते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया।
तो पाई आर एल होता है। अब देखो पाई, अगर इसका रेडियस आर है तो कह रहा हूं मैं पाई आर एल। पाई आर क्या हो गया, पाई आर मतलब 2 पाई आर होता है पेरीमीटर। अगर मैं पाई आर की बात कर रहा हूं यानी मैं सेमी पेरीमीटर की बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस। यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस। सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू में क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, सी एस ए, और प्लस में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस। ये हमारे पास इसका टी एस ए आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, यहां तक बात एकदम क्लियर है। एक दो कंसेप्ट आपको और बता दूं ताकि इसके बाद मैं सीधा क्वेश्चंस को डिस्कशन करूं। देखो जो पिरामिड होता है, पिरामिड में दो बातें आपको समझनी है, एक हाइट और एक स्लैंट हाइट। तो आपको मैं समझाता हूं। देखो अगर एक स्क्वायर बेस पिरामिड है, अगर एक स्क्वायर बेस पिरामिड है तो ये इसका एग्जैक्ट फिगर कुछ ऐसे आपके पास बनना चाहिए। एग्जैक्ट फिगर कुछ ऐसे बनना चाहिए। अब देख लो, अगर मैं इस फिगर को ओपन करूं, अगर मैं इस फिगर को ओपन करूं तो ये फिगर कुछ ऐसे बनेगा। ये हो गया इसका बेस, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, और ये एक ट्रायंगल है। ये आपके यही ट्रायंगल जो ये आपको दिख रहे हैं ना, ये वाला ट्रायंगल जाके यहाँ पर मिला है, ये वाला ट्रायंगल जाके यहाँ पे मिला है, एक के सामने का एक बैक साइड से आ रहा होगा। ये चार ट्रायंगल जब मैं इन सबको उठाकर इस तरीके से मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक पिरामिड बन जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा एक क्लियर कट आपको फिगर बनाता हूं ताकि आपको क्लियर आइडिया है। देखो दोस्त, अगर ये स्क्वायर बेस आपके पास पिरामिड है तो मैंने कहा एक ट्रायंगल ये होगा, एक ट्रायंगल आपके पास ये होगा, एक ट्रायंगल आपके पास ये होगा, और एक ट्रायंगल आपके पास ये होगा। इस तरीके से चार ट्रायंगल हो गए। एक आता है इसकी स्लांट हाइट और स्लांट एज। ये आपको लिए समझना बहुत जरूरी है, तो आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। जो ये कोने हैं इन्हें हम कहते हैं स्लांट एज, यानी कि तिर्यक किनारे, स्लांट एज। यहां तक कोई डाउट नहीं। इसकी हाइट क्या होती है वो भी आपको समझा रहा हूं। अगर मैं यहां पर ऐसे खींच दूं तो ये क्या है, इसकी हाइट। और जो ये, अगर मैं इसको मिला दूं, इस वाले ट्रायंगल की हाइट को मिला दूं, और ये रही इसकी हाइट, मैं इसको उठा के ऐसे मिला दूं, तो ये कुछ देखिए आप लोग, इस तरीके से एक आकृति आपके पास बनेगी। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा जहां पर जो ये वाली लाइन जो यहाँ पर थी ये ऐसे मिली, मतलब ये एक हाइपोटेन्यूज की तरीके से काम कर रही है, ये परपेंडिकुलर की तरीके से काम कर रही है, और ये नीचे जो इन रेडियस वाला पार्ट आएगा ये एज अ बेस काम करेगा। तो कुल मिलाकर क्या समझना है कि अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये इन रेडियस है, ये क्या है, इन रेडियस है, ये कैसे काम करेगा, तो ये एक बेस की तरीके से काम करेगा। ये क्या है, ये स्लैंट हाइट है, और ये जो स्लैंट हाइट होती है, ये जो स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट कैसे काम करती है, ये हाइपोटेन्यूज की तरीके से काम करती है, यानी कर्ण की तरीके से काम करती है। ये हो गए स्लैंट हाइट, और ये आपकी हाइट होगी, ये एज अ परपेंडिकुलर काम करेगी। ये बड़ी काम की इंफॉर्मेशन है, मैं क्वेश्चन के माध्यम से इसको और डिटेलिंग में अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। और जब कभी मैं स्लांट एज की हेल्प से निकाल रहा हूँ तो वो भी केस मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर ये एक स्क्वायर है और यहाँ पर एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल अपने पास ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, और एक ट्रायंगल ये रहा। अब अगर मुझे किसी क्वेश्चन में स्लांट एज दे दिया गया और हाइट पूछी गई तो देखो होगा क्या, अब जो ये वाला पार्ट है ये ऐसे मिलेगा जाकर, जैसे अब आपको ये फिगर दिख रहा है। मतलब जो ये वाली दूरी है ये एज अ बेस काम करेगी, ये हाइट की तरीके से काम करेगा, और जब इसको मैं उठा के ऐसे लेके जाऊंगा तो ये कुछ ऐसे मिलेगी। ये व्हाइट वाला जो मार्कर है ये आपको हाइपोटेन्यूज के तरीके से काम करेगा, मतलब उस केस में ये हाइपोटेन्यूज के तरीके से काम करेगा, ये बेस के तरीके से काम करेगा, और ये एज अ हाइट काम करेगा, ठीक है। डिटेल में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वहां पे जाके देख लीजिएगा। मैंने शॉर्ट सेक्शन में भी जाकर इस पर एक प्रॉपर एक मॉडल की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। गो एंड वॉच दैट शॉर्ट, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। शॉर्ट आप हमारे शॉर्ट सेक्शन में जाएंगे, मिल ही जाएगा, ठीक है। बाकी अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगे। अब ये कह रहे हैं कि लंब प्रिज्म का आधार 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज है। इसका आयतन 7560 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका लैटरल सरफेस एरिया बताना है। सबसे पहले समझो कि ये प्रिज्म कैसा है, इसका बेस कैसा है, 20, 21, 29। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है। तो ये एग्जैक्टली जो फिगर होगा ये आपके पास कुछ ऐसा बन रहा है।
ये आपके पास फिगर कुछ ऐसा बन रहा है आपके पास, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर कर लीजिएगा। ये कुछ ऐसा आपके पास एग्जैक्टली फिगर बन रहा है। अब जो इसकी भुजाएं हैं ये 29 है, ये 20 है, ये 21 है, और ये बीच राइट एंगल होगा क्योंकि 20, 21, 29 क्या होता है आपके पास एक ट्रिपलेट होता है। यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब जरा देखिएगा, अब ये कह रहे हैं कि इसका आयतन 7560 है, इसका वॉल्यूम मैंने क्या बताया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना आ जाएगा 1/2। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो 20 इंटू 21, ये आ जाएगा एरिया ऑफ बेस। हाइट अपने को कहीं पता नहीं, यानी कैलकुलेट करनी होगी क्योंकि मुझे पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। तो इनटू में मैंने h ले लिया, और ये बराबर किसके है 7560 के। 3 7 21, यहाँ से आपका ये कट जाएगा, 7 से 7 एकम 7 0, 7 8 56, 2 से आप काट दो 54, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 54। हाइट ऑफ दिस प्रिज्म इज 54। अब जरा आगे बढ़ो, अब कह रहे हैं इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया। मैंने क्या बताया था कि आप हमेशा सिलेंडर को बेस मानो, तो 2πr(h) होता है उसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस जरा जोड़ो, अगर मुझे इसका LSA निकालना है तो LSA बराबर आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस 20 21 29 29 1 30 20 50 20 70। तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना आ गया 70, और हाइट आपने कैलकुलेट कितना किया है 54। तो लास्ट में कितना आ जाएगा आपके आंसर में, आपके पास मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा भैया। 7 चौको 28 का 8 कैरी ऑन 2, 7 5 35 2 37, तो ये 3780। या तो कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर कुछ तो दिक्कत हुई है इस क्वेश्चन में। एक बार क्विक हम जरा जल्दी से सॉल्व करते हैं। लंब प्रिज्म का आधार आपके पास 20 21 और 29 है, तो देखो वॉल्यूम कितना हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो 1/2 इंटू में आधार इंटू में ऊंचाई, ये आ गया पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट ऑफ प्रिज्म। वो मुझे नहीं पता तो मैंने h कैलकुलेट कर लिया, और ये बराबर है 7560 के। 7560 के 2 से ये आपका 10 टाइम्स चला गया, ये आपका ये कट गया, 21 से आप चेक कर लो, 21 गुणे 3 63, 63 10 73 2 75 यानी कि 12, और ये बच जाएगा 21 गुणे 6। थोड़ा सा कैलकुलेशन में शायद एरर हुआ था, h बराबर 36 आ गया। अब मुझे निकालना है इसका LSA। LSA होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस 20 21 29 का सम, 29 1 30 20 50 20 70, तो ये आ जाएगा 70 इंटू में कितना आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा भैया 7 चंग 42 का 2, लास्ट में 20 आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 7 चंग 42 का 2 कैरी ऑन 4, 7 21 4 25, 2520 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं, अगर प्रिज्म और पिरामिड में दिक्कत है तो मैंने 100 गोल्डन कंसेप्ट सीरीज में प्रिज्म और पिरामिड पे वीडियो डाल रखा है, गो एंड वॉच दैट वीडियो, एंड आफ्टर दैट आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं और देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। समकोण प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है, प्रिज्म है और ये ट्रेपेजियम, मतलब अगर मैं फिगर बनाऊं तो ये कुछ ऐसे आपके पास फिगर यहाँ पर बनेगा। हालांकि फिगर की जरूरत कम से कम प्रिज्म के केस में तो बिल्कुल नहीं है, प्रिज्म के केस को आप डायरेक्ट उठा के सॉल्व कर सकते हो। इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, ये आप ऐसे मिला दीजिए, ये आपके पास प्रिज्म बन गया, यही ऐसा ही होगा। तो इसका आधार एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं 11 और 15 हैं, तो ये 11 आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी आपके पास 15 आ जाएगी। उनके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है, यानी दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट 9 सेंटीमीटर। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा। प्रिज्म का वॉल्यूम 1731.6 है, कह रहे हैं इसकी ऊंचाई बताओ। डायरेक्ट अपने को हाइट कैलकुलेट करनी है। प्रिज्म का वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 15 10 25 1 26 इनटू में हाइट, ये तो आ गया एरिया ऑफ बेस। अब मुझे प्रिज्म की हाइट कैलकुलेट करनी है जिसे मैंने h मान लिया, और ये वैल्यू बराबर है 17316 डिवाइडेड बाई 10, ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब देखो ये वैल्यू 13 से कट रही है क्या, या 9 से कट रही है। 7 1 8 3 11 और 11 1 12 6 18, 9 से कट रहा है तो मैं सबसे पहले 9 से काट देता हूँ। 9 1 जा 9, बचेगा कितना आपके पास 8, 9 9 जा 81 बचेगा 2, 9 2 जा 18 बचेगा 3, 9 4 जा आपके पास 36, 9 तो हो गया। अब देखो 13 से कट रहा है क्या, 13 1 कम 13 बचेगा कितना आपके पास 6 62, तो 13 चौको 52 बचेगा 10, बिल्कुल कट रहा है 13 से। तो 13 2 जा 26, 13 1 जा 13 बचेगा आपके पास कितना 6, 13 गुणे 4 52 बचेगा 10, 13 8 104 148 आ गया। 2 से आपके पास 2 ये कट गया, तो h की वैल्यू आप देख लो
14.8 आ रही है आपके पास। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का सही वाला उत्तर है। कोई डाउट आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सिंपल सा कैलकुलेशन था। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 77। अब ये कह रहे हैं समकोण प्रिज्म का आधार 20 21 29 सेम ही साइड्स आ रही हैं और यदि इसका आयतन 7560 है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है अलग अलग सालों में, 2520 आंसर आया था, तो ये तो सेम ही क्वेश्चन है, मुझे याद ही आ रहा है। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहे हैं, एक प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 16 30 और 34 हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले 16 30 और 34, क्या ये ट्रिपलेट है या नहीं है, चेक करिए। बिल्कुल है। तो 16 30 और 34 आपका क्या है, ट्रिपलेट है। ऐसे नहीं याद है तो देखो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, सब में 2 2 का गुणा किया गया है, वहां से मुझे ये आंसर यहाँ से मिल रहा है, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। अब देखो, अब मुझे यहाँ पर इसका क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी हाँ, लेटरल सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा आपके पास, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। तो अगर मैं इसका टीएसए निकालूं तो टीएसए कितना आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना आ जाएगा भैया। तो आप 34 से 40 10 50 30 80, 34 से 40 10 50 30 80, तो पेरीमीटर ऑफ बेस आ गया आपके पास 80 और हाइट कितनी आ गई आपके पास 32। सबसे पहले मुझे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना था, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 8 दूना 16 का 6 कैरी ऑन 1, 8 3 24 1 25, 2560 दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो चलो बी और डी इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन है। अब ये कह रहे हैं वॉल्यूम बता दो, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो वॉल्यूम निकालूंगा तो एरिया ऑफ बेस तो 1/2 इंटू में 16 इंटू में 30, ये तो आ जाएगा आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि 16 30 34 क्या है, ट्रिपलेट है, ये बात मुझे पता है। और इंटू में हाइट, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास 32। 2 से आप काट दो, ये 16 का स्क्वायर 256 और इंटू में कितना आ जाएगा 30, तो 25 या 75 750 और क्षेत्र का 18, तो 768 7680। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अपने पास सरफेस एरिया आ गया, अपने पास वॉल्यूम आ गया। आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से किया जा सकने वाला क्वेश्चन था, कोई समस्या नहीं होगी। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 79। पिरामिड, मैं बेसिक बातें आपको बता चुका हूं, बाकी डिटेल में इतने सारे फॉर्मूले और इन ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़िएगा। मैंने आपको जो बेसिक बातें बताई आप उससे करोगे, आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये सिर्फ क्या है, आजकल नया ट्रेंड चल गया है, बहुत सारे फॉर्मूला बुक्स एंड ऑल हमने भी बना रखी हैं ज्योमेट्री के मेंसुरेशन की, लेकिन जब तक कंसेप्ट्स आपके नहीं क्लियर होंगे, यकीन जानिए आप 1000 2000 फॉर्मूले रट के एग्जाम में नहीं कर पाओगे। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कैंडिडेट इसको कर पाते हैं। अंडरस्टैंडिंग पे हमेशा फोकस रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समकोण पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, बहुत अच्छी बात है, जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है, प्रत्येक तिरछा किनारा स्लांट एज मुझे दे रखी है 30, पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने आपको जो कंसेप्ट समझाए थे आप उसी का यूज करते हैं। देखो ये रहा एक ट्राइंगल और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब देखो अगर ये पिरामिड होगा तो चूंकि 3D फिगर तो यहाँ पे नहीं बन पाएगा, तो हम हमेशा ऐसा फिगर ओपन पिरामिड का फिगर हम हमेशा बनाते हैं। अब ये कह रहा है कि इसका तिरछा किनारा यानी कि ये वाली जो साइड है, मैं अलग से इसको हाईलाइट कर रहा हूं, जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड मतलब ऐसी जितनी साइडें हैं सारी ही, मैं तो सिर्फ एक को हाईलाइट कर रहा हूं, ये मुझे कितना कह रहा है, ये मुझे कह रहा है 30 सेंटीमीटर, आई गेस यही कह रहा है। अब कह रहा है इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, अब देखो बताना क्या है इस फिगर में, बताना है मुझे ये हाइट, ये इस फिगर की हाइट होगी। कैसे निकालेंगे, अब जो ये वाला ट्राइंगल है जब मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके आऊंगा तो जो ये 30 दिख रहा है ना, ये ऐसे आके कुछ मिलेगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये व्हाइट वाला पेन है ये एज अ हाइपोटेन्यूज काम करेगा, यानी कि ये 30 एज अ हाइपोटेन्यूज काम करेगा। और जो ये दूरी होगी मतलब वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक की जो दूरी होगी वो एज अ बेस काम करेगी, और जो हाइट मुझे निकालनी है वो एज अ परपेंडिकुलर मुझे काउंट करनी होगी। तो अब देखो वर्टेक्स से ये पॉइंट हमेशा क्या होगा, इसमें जहां हाइट मैं निकालता हूं जिस पॉइंट पर, ट्राइंगल के केस में वो क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड पर ही हमेशा हाइट को कंसीडर किया जाता है। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की दूरी कितनी होती है, विच इज कैपिटल आर, सर्कम रेडियस, और ये सर्कम रेडियस किसके बराबर होती है, a/√3। मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये कितनी आ जाएगी, 20/√3। यहां तक बात एकदम क्लियर है।
और ये वैल्यू किसके तरीके से काम करेगी, हाइपोटेन्यूज के तरीके से काम करेगी, और ये आपका बेस के तरीके से काम करेगा, ये एक परपेंडिकुलर की तरीके से काम करेगा। अगर मैं ऐसा कुछ फिगर बनाऊं तो ये कुछ ऐसे होगा, ये आपके पास हाइट आ जाएगी, यहाँ से एग्जैक्ट फिगर तो बनना क्या होगा, कुछ ऐसा मैं बनाता हूँ, जस्ट अ मिनट। अब देख लो, ये मान लो कि मैं इसको स्लैंट एज मिला लूँ, यहाँ से कुछ ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा, और ये वाली दूरी कुछ ऐसे होगी, कुछ इस टाइप से फिगर अपने पास बनेगा। अब देखो दोस्त, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे अब एक राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है, इसमें ये मुझे कितना पता है, ये मुझे पता है 30, ये मुझे कितना पता है 20/√3, और ये हाइट अपने को कैलकुलेट करनी है। तो एच स्क्वायर बराबर हाइट स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर विच इज 900 माइनस 20/√3 का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट 400/3। ये वैल्यू आ जाएगी 2700 में से 400 जाएगा, यानी कि 2300/3। ये वैल्यू आ जाएगी 2300/3। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 10 अंडर रूट के अंदर 23/3। ये आपका आंसर होना चाहिए विच इज ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं बार बार कह रहा हूं, डाउट होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, रेस्ट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहे हैं जरा देखो। एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसका तिर्यक कोर आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। देखो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है, और दूसरा एक बेसिक लॉजिक से। मैं बेसिक लॉजिक पे ही आपको बताऊंगा। पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये इसका एक बेस है और इसकी साइड मुझे कितना कह रहा है 8 सेंटीमीटर। अब देखो विदाउट फॉर्मूला, अगर मेरे पास ये जो इसमें ट्रायंगल बनेंगे, ये कुछ ऐसे ट्रायंगल अपने पास बनेंगे। एक तो तरीका है कि मैं इसका फॉर्मूला निकालूं, और दूसरा एक बेसिक लॉजिक ये कहता है कि अगर किसी भी आकृति का अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि जितनी भी सरफेस दिख रही है मुझे उन सब का एरिया निकालना है। दिस इज द बेसिक लॉजिक, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अब मैं बेसिक लॉजिक लगाता हूं कि मुझे एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, कि ये, एक ये और एक ये, इन सब का एरिया अगर मैं निकाल दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बेस का एरिया मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 a स्क्वायर का मतलब 64। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 16√3। आपके आंसर में 16√3 होना चाहिए। अगर एग्जामिनेशन में कर रहा होता तो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर बी टिक करके चला आता। एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है, ठीक है। अब मैं पूरा सॉल्व करता हूं। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है, उस तो मैंने, और स्लांट एज कितना है 24। ये कितना है दोस्त 24। यहां पर कोई भी पिरामिड हो, जो ट्रायंगल्स बनते हैं ना, वो ट्रायंगल ही बनेंगे। क्यों ट्रायंगल बनेंगे? क्योंकि भैया ऊपर जाके अगर एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, पिरामिड का एरिया ऑफ टॉप हमेशा 0 होगा। तो अगर पिरामिड का एरिया ऑफ टॉप हमेशा 0 होगा तो वो ट्रायंगुलर शेप ही बनेंगे, तभी तो जाकर ऊपर 0 कर रहे होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का एकदम क्लियर है। अब ये सर्कुलर बेस होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेंगे, लेकिन सर्कुलर बेस ना हुआ, हेक्सागोनल बना लो, पेंटागोनल बना लो, ऑक्टागोनल बना लो, स्क्वायर बना लो, मतलब कि आपका कोई भी क्वाड्रिलैटरल हो तो वैसा ही बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब देख लो, ये जो होगा, ये जो ट्रायंगल होंगे, ये ट्रायंगल होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी इनकी ये दो भुजाएं बराबर होंगी, तभी ये एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे ही नहीं। अब ये बात अगर अपने को क्लियर हो गई तो अब देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये 24, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा दिया, ये 8 थी तो ये कितना आ जाएगा 4। क्या मुझे ये हाइट निकल आएगी? क्या इसकी हाइट निकल आएगी? अगर हाइट निकल आएगी तो एरिया निकल आएगा, एरिया निकल आएगा तो फिर तो मैं तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो हाइट कितनी आ जाएगी 24 स्क्वायर माइनस में 4 स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर 576 माइनस में 16, यही तो बन जाएगी हाइट। और ये 576 में से 16 जाएगा अंडर रूट के अंदर 560, अंडर रूट के अंदर 560 बनेगी। अब देख लो, इसको मैं अगर करूं तो 7 चौको 28 गुणे 2 56, या 7 8 56 ऐसे कर सकता हूं। तो मैंने 2 से काटा 28, फिर 2 से काटा 14, फिर 2 से काटा, फिर इंटू में 7, इंटू में 10, 10 का मतलब 2 इंटू में 5। यहाँ से देखो ये और आपके पास ये तो निकल आए, यानी कि 4 अंडर रूट 35, ये मेरे पास क्या आ गई? हाइट आ गई। अगर ये हाइट जो कि फिगर के लिए स्लांट हाइट है, ये मुझे आ गई, यानी कि इस ट्रायंगल की हाइट आ गई, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूं तो 1/2
बेस कितना आ जाएगा जरा देखो, बेस टोटल कितना है मेरे पास 8 है, तो ये आ जाएगा इनटू में 8, और हाइट ये मैंने कितनी कैलकुलेट किया है 4√35, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4√35। अब ये आ गया एक ट्रायंगल का एरिया, और ऐसे कितने ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये भी एक ट्रायंगल ये भी, यानी कि मैं 3 का गुणा कर दूं तो तीनों ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, तो मैंने मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया। अब 2 4 8 है, 4 चौको 16 3 48, तो 48√35 ये मेरे पास इन तीनों ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो 16√3 प्लस में 48√35, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो अब आपको एक लॉजिक पहले यहाँ पे समझ लो ताकि कोई डाउट ना रहे। मैंने आपको जो बात बताई, जैसे ये स्क्वायर बेस्ड पिरामिड था तो सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये नहीं होता, मान लो हेक्सागोनल बेस्ड पिरामिड होता तो भी ना ये सारे के सारे क्या बन रहे होते आपके पास, ये सारे के सारे ट्रायंगल बन रहे होते, तभी जाकर ये टॉप पे जाके 0 बनाएंगे, और ये सारे के सारे ट्रायंगल जितने बनते दिख रहे हैं आपको ये बनेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर इस फिगर का मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो एक तो तरीका है मैं फॉर्मूला लगाऊं, यानी CSA या LSA जो भी है वो निकालूं, प्लस में एरिया ऑफ बेस निकाल लूं, एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका मैं ये कह रहा हूं कि एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के 6 से गुणा कर दूं तो 6 ट्रायंगल आ गए, और फिर ये बेस जो कि हेक्सागन है उसका एरिया निकाल दो, बात बन जाएगी। इसका हम बहुत फ्रीक्वेंट यूज करेंगे। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में, देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहे हैं, एक समकोण पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके पार्श्व फलकों में से एक का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। देखो अब बनाते हैं फिगर। समकोण पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब राइट पिरामिड है, जैसे राइट सर्कुलर कोन होता है वैसा, तो इसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल मुझे 16√3 है, यहां से मुझे भुजा मिल जाएगी। अगर एरिया 16√3 है यानी कि √3/4a² ये बराबर आ जाएगा 16√3 के इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया है। ये बात समझ आती, कोई डाउट नहीं है। ये कट गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 64 का मतलब ए की वैल्यू आ गई 8, यानी कि जो बेस है, जो बेस ट्रायंगल है उसकी भुजा अपने को पता चल गई 8, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब कह रहे हैं इसके पार्श्व फलकों में से एक का क्षेत्रफल 30 है, तो देख लो दोस्त, ये एक पार्श्व फलक तो यही है, और कह रहे हैं एक का क्षेत्रफल 30 है, यानी कि इसका एरिया कितना है 30 है। अब आपसे कह रहे हैं इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब पिरामिड की लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल लॉजिक है, बार बार आपको यही बता रहा हूं कि अब मुझे इस पिरामिड की लेंथ निकालनी, ये पार्ट होगा सेंट्रॉइड और ये होगा इसकी हाइट, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब देखो यहां से एक लाइन तो मैं ये ड्रॉ करूंगा, ये हो जाएगा बेस, और ये बेस किसके बराबर होगा, स्मॉल r के बराबर होगा, इन रेडियस के बराबर होगा। और जो ये इसकी हाइट आएगी, जो इस वाली ट्रायंगल की हाइट आएगी, वो एग्जैक्टली ये हाइट ऐसे ना होकर ऐसे मिल रही होगी, ये एक ट्रायंगल का फॉर्मुलेशन होगा। जो ये व्हाइट वाला मार्कर है ये इस ट्रायंगल की हाइट आएगी, बेस आपका इन रेडियस के बराबर, और ये हाइट मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपको क्लियरली दिख रहा होगा, और अगर ये दिख रहा है तो क्वेश्चन खत्म है। इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, तो देखो मुझे एरिया पता है 30, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर होता है एरिया के। तो मैं अगर लिखूं 1/2, बेस अपने पास कितना है 8, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। स्लांट हाइट को मैं L ही लिख रहा हूं जो कि यहाँ पे हाइट के बराबर है, ये पार्ट क्या हो जाएगा L, ये बराबर किसके आ जाएगा 30 के। यहाँ से आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी 30/4 विच इज नथिंग बट 15/2। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2। कोई डाउट इसमें नहीं है, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो दोस्त, मुझे हाइपोटेन्यूज पता चल गया, बेस कितना आ जाएगा, ये इन रेडियस है, और अगर ये इन रेडियस है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 8/2√3 के, यानी कि 4/√3, ये आपके पास बेस आ गया। अब आपको हाइट निकालनी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आराम से अब हम यहाँ पे हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा समझिएगा। अब इसकी हाइट निकालने का तरीका क्या होगा, बहुत सिंपल है, कोई डाउट की बात नहीं होगी। कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। अब ये आ जाएगा, अगर मैं हाइट निकालूंगा तो अंडर रूट के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये L बराबर 15/2 यानी कि 225/4, और माइनस में मेरे पास जो बेस का स्क्वायर है यानी कि 16/3, ये आ जाएगा 16/3।
अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये बन जाएगा 675 माइनस में 64, इसमें 3 का गुणा करोगे 672, इसमें 4 का गुणा करोगे 64, 675 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 611। तो अंडर रूट के अंदर 611/3, h की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 611/3। अगर आप ऑप्शन देखोगे, सॉरी 3 नहीं 12, अंडर रूट के अंदर 611/12, 611/12, क्योंकि यहाँ पर 4 तियां 12 होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर पिरामिड आप जब भी पढ़ रहे हो, अगर आप स्लांट एज, स्लांट हाइट, स्लांट एज, स्लांट हाइट, ये दो पार्ट प्लस आपका इन रेडियस सर्कम रेडियस के साथ रिलेशन, ये पार्ट अगर आपने पढ़ लिया तो आपको कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत ऐसे क्वेश्चंस में नहीं होनी चाहिए। ये बात एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। एक सम पिरामिड का आधार एक 8 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पिरामिड का आयतन बता दो। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। तो क्वेश्चन ही ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा √3/4 इंटू में a² यानी कि 64, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, हाइट कितनी है अपने पास 24। अब आप देख लो भैया, 4 से आप इसको 6 काट दो, या बेटर क्या होगा 4 से आप 16 काट दो, ये आ जाएगा 16 अपॉन में √3 बन रहा है। तो बात तो कुछ दिक्कत वाली है, √3/4 a² और इंटू में पिरामिड का आयतन। देखो लास्ट में कहीं ना कहीं कट रहा होगा, ऐसे ही कुछ होगा, तो हम कैलकुलेट करते हैं। देख लो भैया 3 से मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी काट दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 16 8 128 √3 बन रहा है, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रही है। एक सम पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड का आयतन 1/2 और आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो 1/3 √3/4 a² इक्विलैटरल ट्राइंगल है, बिल्कुल सही बात है। हाँ देखो यहाँ पर एक मिस्टेक है क्वेश्चन में, वो मिस्टेक ये कि ये 24 √3 है, हाइट ऑफ पिरामिड इज 24 √3 है, और दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द आंसर। ये कितना आ जाएगा 24/√3, तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास 24/√3। तो 16 8 128 तो ऐसे ही रहेगा और इंटू में 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100 3 328 84 384। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही वाला उत्तर होगा। कोई डाउट आपको इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन सिंपल ही था, डायरेक्ट फॉर्मूले वाला, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे होनी ही नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखता हूं। अब देखो स्क्वायर पिरामिड, अलग से केस नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक एक पिरामिड के एक एक स्पेसिफिक फिगर की कंडीशंस पढ़ोगे तो कभी भी चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं। एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, पिरामिड की ऊंचाई 16 है, तो पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए ओपन पिरामिड से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, रादर देन रटिंग टू मच ऑफ फॉर्मूला। ये हो गया मेरे पास एक ओपन पिरामिड जिसकी बात क्वेश्चन में कर रहा है। कह रहा है इसका आधार एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्त, इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। और अगर ये रहा इसका स्लैंट हाइट, इसको मैं ऐसे मिला दूंगा, ये आ जाएगा बेस, मैं जानबूझ के जिगजैग बना रहा हूँ, ये बेस आ गया, इसको उठा के ऐसे मिला देंगे, ये एक ट्रायंगल आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे ये वाली हाइट कंसीडर करनी होगी। दिस इज द सिंपल लॉजिक। तो अब देखो दोस्त, ये हाइट है और मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है 16, कोई डाउट नहीं है। अगर ये 8 है तो ये इन रेडियस कितना आ जाएगा 4, ये 16 है। तो अगर मुझे ये निकालनी है, यानी कि ये जो L है, L² बराबर आ जाएगा 16² और प्लस में 4², तो 256 प्लस में 16, 56 10 66, 66 से 72, तो L² बराबर आ जाएगा 272। तो L बराबर अंडर रूट के अंदर 272, L बराबर कितना आ जाएगा अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, क्योंकि L की वैल्यू तो अपने को चाहिए होगी, बिना उसके बाद यहाँ पे नहीं बनेगी, तो L की वैल्यू निकालते हैं। तो कुछ 4 से अगर मैं काटूँ तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 और बचेगा 3 4 8 32। 68 को मैं अगेन 4 से काटूँ तो 4 गुणे में 17, 4 इंटू में 17, ये वैल्यू बन जाएगी। यहाँ से ये वैल्यू आ गई 4 अंडर रूट के अंदर
17, यानी कि ये L कितना आ गया 4 अंडर रूट के अंदर 17, ये L की वैल्यू आ गई। क्या मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर की भुजा मुझे पता है 8, तो मुझे बेस पता है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 1/2 इंटू में 8 इंटू में हाइट विच इज 4 अंडर रूट 17, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ऐसे कितने ट्राइंगल यहाँ पे बन रहे हैं? तो ऐसे 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय मैं क्या कर लूंगा 4 कर लूंगा, 2 4 जा 8, 4 चौको 16 चौको 64, तो ये बन जाएगा 64 अंडर रूट 17। तो ये तो बन जाएगा आपके पास इन 4 ट्राइंगल का एरिया विच इज 64 अंडर रूट 17, प्लस में मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो जो बेस की सरफेस है वो भी काउंट करनी होगी, वो कितना आ जाएगा 64। तो 64 अंडर रूट 17 प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बार बार इस पे कह रहा हूँ कि रादर देन कि आप बहुत ज्यादा रॉट लर्निंग के पीछे जाइए और रटिए, बेटर है कि आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 84। एक वर्गाकार आधार वाले एक समकोण पिरामिड का आधार भुजा 12 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, इसके आधार पर रखा गया है। इस आधार के समांतर 3 कटों द्वारा समान ऊंचाई के 4 भागों में काटा गया है। चारों भागों का आयतन का कुल अनुपात, चारों भागों के आयतनों का अनुपात। इस क्वेश्चन को देख के सॉल्व किया जा सकता है। जो मैंने आपको पढ़ा रखा है कोन कटिंग, अलग से कोन के वीडियो में भी पढ़ा रखा है, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस में भी पढ़ा रखा है, सेम लॉजिक यहां पर लगता है। मतलब अगर ये हुआ कि अगर मैं यहां पर फिगर अपना बनाऊं कुछ ऐसे, ये मेरे पास एक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है, यहां पर ये हो जाएगी इसकी क्या हाइट, ये हो जाएगी अपने पास इसकी हाइट, इसको मैंने ऐसे कुछ मिला दिया। अगर मैं कट लगाऊंगा तो एक कट यहाँ पे लगेगा, एक कट यहाँ पे लगेगा, एक कट यहाँ पे लगेगा, ऐसे ये 3 कट से 4 पार्ट में बढ़ जाएगा। हर पार्ट की हाइट बराबर है, यानी कि ये हाइट 1 है, ये हाइट कितनी है 2 है, ये हाइट कितनी है 3 है, और ये हाइट कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 4 है। 4 बराबर पार्ट में मैंने काटा है। कह रहे हैं चारों भागों का आयतन, तो मतलब ये वाला होगा, जैसे ये 2 पार्ट हो जाएगा, ये तीसरा पार्ट होगा, इस तरीके से पार्ट कटेंगे। मैं अलग से फिगर नहीं बना रहा हूँ। तो क्या होता है बेसिकली, पहले पार्ट का जो वॉल्यूम होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो हो जाएगा 1 क्यूब। ये मैंने जो हम कोन कटिंग में लॉजिक लगाते, सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो आप वो जाके वीडियो प्लीज जरूर रेफर कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। दूसरे पार्ट का अगर मैं वॉल्यूम देखूंगा तो टोटल का वॉल्यूम हो जाएगा 2 क्यूब, तो दूसरे पार्ट का वॉल्यूम हो जाएगा 2 क्यूब माइनस में 1 क्यूब। ऐसे तीसरे का टोटल यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो 3 क्यूब बनेगा, लेकिन मुझे सिर्फ इतने पार्ट का निकालना है, तो ये कितना बन जाएगा 3 क्यूब और माइनस में 2 क्यूब। और ऐसे ही जब मैं चौथे पार्ट का निकालूंगा तो टोटल का तो बन जाएगा 4 क्यूब, और उसमें से ऊपर का मैं घटा दूंगा तो ये बन जाएगा 3 क्यूब। तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 8 माइनस 1 यानी कि 7, ये बन जाएगा 27 माइनस 8 यानी कि 19, और ये बन जाएगा 64 माइनस 27 यानी कि 37। तो 1 8 19 37 आपके पास, 1 8 19 37, ये 7 होगा, सॉरी ये कितना है 7 है आपके पास, क्योंकि 8 में से 1 जाएगा 7। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉजिक विल रिमेन सेम एज वी यूज इन कोन। कोई डाउट नहीं होगा पक्का। देखो क्योंकि क्यूब का लॉजिक कहाँ से आता है, सिमिलैरिटी ही प्रूव करनी है हमें, क्यूब कहाँ से आएगा ये एक समस्या हो सकती है। तो देखो कोन में आर स्क्वायर एच करते हैं, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस में स्क्वायर आ रहा होगा, हाइट में एक आपके पास एक और यूनिट आ जाएगी, तो क्यूब ही बनेगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी, कोई डाउट आपको नहीं होगा। और इसी के साथ दोस्त अपना ये पार्ट फिनिश है। अब देखो इसके बाद मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या बातें हैं जरा समझ लो। देखो जो ये पार्ट आज के सेशन में हमने पढ़ा, मतलब पिछला जो 2-3 सेशन में, दिस इज जस्ट फॉर टियर 1, एक क्विक रिवीजन मॉड्यूल था। इन डेप्थ पढ़ना है तो जाके 100 गोल्डन कंसेप्ट वाली वीडियोस देखो, वहां पर इन डेप्थ में मैंने चीजें आपके लिए कवर कर रखी हैं, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट थिंग। दूसरा, अभी मैं हायर लेवल वाला पार्ट अलग से कराऊंगा, या फिर आप जो मेरी रेगुलर क्लासेस आती हैं, यानी कि डेली जब मैं 11 बजे लाइव आता हूं, तो आप मेरी रेगुलर क्लासेस में जब आप जुड़ोगे तो आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यू डोंट नीड टू वरी। अगर आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ना है तो उन क्लासेस में रेगुलर जुड़िए, आपको सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी। आई होप मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक और टॉपिक। अगर आपको लगता है कि किसी एक टॉपिक पे मुझे वीडियो करना चाहिए, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और नहीं तो फिर तो मैं तो किसी न किसी टॉपिक पे वीडियो लूंगा ही लूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट
मतलब मैराथन में तो नेक्स्ट संडे, बाकी तो आपको मंडे 11 बजे से, और रात में आपको 9 बजे अगेन आपका प्रिज्म का भी वीडियो मिल जाएगा, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो पूरी क्लैरिटी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।